नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। मथुरा से बड़ी खबर, श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर सुनवाई पूरी हुई। मथुरा कोर्ट में 13.37 एकड़ जमीन के पूरे मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। याचिका स्वीकार होगी या नहीं, कोर्ट इस पर फैसला लेगा। शाम 4 बजे फैसला आना है। तो आज सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी थी, याचिकाकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। याचिका स्वीकार होगी या नहीं, इस बात पर कोर्ट फैसला लेगा। सुनवाई हालांकि पूरी हो चुकी है। फैसले की बात करें तो 4 बजे के करीब फैसला भी आज आ जाएगा। विष्णु शंकर जैन भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लगातार अपनी सक्रियता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, उनकी तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कोर्ट से बाहर निकलते हुए। याचिका को स्वीकार किया जाएगा या फिर नहीं, ये कोर्ट फैसला लेगा। सीधे तौर पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया है कि शाही मस्जिद को अवैध तरीके से उसका निर्माण किया गया और उसे हटाकर पूरी की पूरी जमीन 13.37 एकड़ वो भगवान कृष्ण की होनी चाहिए, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो अधिकारों की लड़ाई, इससे पहले राम मंदिर पर आपने सुनी, आज ही बाबरी विध्वंस का फैसला आया, वो फैसला भी आया। मामला लगभग पूरी तरीके से अब समाप्त हो चुका है अयोध्या और बाबरी की बात करें तो। लेकिन अब श्री कृष्ण विराजमान की याचिका भी पहुंची हुई है। सहयोगी गगन हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। गगन, क्या कुछ हो सकता है? सुनवाई पूरी हो चुकी है, 4 बजे फैसला आएगा। वादी पक्ष अपना जो है इस समय अपना जो पक्ष अपना न्यायालय को रख चुका है। अभी कुछ ही देर में न्यायालय से जो है अपना ऑर्डर देने वाले हैं। देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या रहेगा, किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रस्ट अपना पूरी तरीके से पल्ला झाड़ चुका है इस पूरे मामले से कि ट्रस्ट का कोई लेना देना नहीं है। मथुरा में तमाम साधु संत हैं जो कह रहे हैं कि बाहरी लोग आकर कहीं ना कहीं इसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी जो आत्मीयता है उसे भंग करने की कोशिश की जा रही है। जी, बता दूं आपको कि यहाँ का आज की सुनवाई के दौर को लेकर यहाँ पे शासन शासन जो है सशक्त हुआ है और यहाँ पे इस तरीके से पूरी तरीके से फोर्स जो है, पुलिस फोर्स जो है तरीके से जो है यहाँ पे लगा दी गई है। चलिए गगन, बहुत शुक्रिया। खबर हाथरस से, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। पीएम मोदी ने कहा कि मामले में बड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। पीएम ने कठोरतम कार्रवाई के लिए कहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी हाथरस मामले में बहुत ज्यादा सक्रियता अपनी शुरू से ही दिखाते हुए नजर आए हैं। लेकिन आपको बता दें, जो विध्वंसकारी घटना उत्तर प्रदेश के हाथरस में उस पीड़िता के साथ में हुई और उसके बाद में पुलिस की जो बर्बरता सामने आई, वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है कि सरकार और प्रशासन इस मामले को लेकर इतना सजग है तो आखिरकार क्यों पुलिस की तरफ से इतनी बर्बरता दिखाई गई। डीएम, एसएसपी सभी की जिम्मेदारी बराबर की बनती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ ट्वीट किया है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। साफ तौर पर लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाथरस की घटना पर वार्ता की है। कहा है कि दोषियों के विरुद्ध में कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो हाथरस गैंगरेप से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। लखनऊ से एसआईटी की टीम रवाना हो चुकी है। एसआईटी की टीम शाम को पहुंचेगी हाथरस। 3 सदस्यीय टीम को सौंपी गई है जांच। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौंपी है एसआईटी को जांच। एसआईटी की टीम शाम को हाथरस पहुंच जाएगी। पूरे देश में इस समय आक्रोश का माहौल है। पीड़िता के साथ में जिस तरीके की बर्बरता की गई, सीएम की तरफ से ऐलान किया गया था एसआईटी टीम का, और एसआईटी टीम अब इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेगी। जो दोषियों के साथ साथ जो पुलिस वाले, इसमें लापरवाही का मामला सामने आ रहा है, बयानों का मामला सामने आ रहा है, तो इस पर जांच पड़ताल करके एसआईटी की टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो इसी खबर से जुड़ा एक और अपडेट है। गैंगरेप पीड़िता के घर पहुंचे मंत्री और सांसद पीड़ित परिवार के ने लगाए वापस जाओ के नारे। बीजेपी विधायक, सांसद और प्रभारी मंत्री का विरोध करते दिखाई दिए। पीड़ित परिवार ने न्याय दिलाने की मांग रखी। लापरवाह पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की भी विधायक और सांसद से मांग की गई है। बना क्या लो भाई साहब, कोई व्यवस्था भी नहीं बन पा रही। परिवार के साथ न्याय होगा और
माननीय सांसद जी, आप हर जगह नीचे जाके बैठते हो, यहाँ भी नीचे बैठते आराम से बात करिए। बेटी इनकी नहीं, बेटी मेरी है वो। बस बेटी के लिए आपको पता लड़ूंगा मैं, पीछे नहीं हटूंगा किसी मामले में। ये जो हुआ है वो गलत हुआ है, और मैं आपको इतना बता चुका हूँ कि मैं छतरपुर थाने में 4:30 बजे रुका हूँ। हाँ जी, मुझे भी रोका गया, विपक्ष खड़ा हुआ था सामने, वो 250-300 लोग आने जाने को कर रहे थे, तब हमें रोका था। मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा, आईजी थे, कमिश्नर थे, बाकी में पुलिस थी, हमें खुद रोका है यहाँ पे, मैं किसके कहूँगा मैं? बेटी इनकी नहीं, बेटी मेरी है वो। बस बेटी के लिए आपको पता लड़ूंगा मैं, पीछे नहीं हटूंगा किसी मामले में। ये जो हुआ है वो गलत हुआ है, और मैं आपको इतना बता चुका हूँ कि मैं छतरपुर थाने में 4:30 बजे रुका हूँ। हाँ जी, मुझे भी रोका गया, विपक्ष खड़ा हुआ था सामने, वो 250-300 लोग आने जाने को कर रहे थे, तब हमें रोका था। मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा, आईजी थे, कमिश्नर थे, बाकी में पुलिस थी, हमें खुद रोका है यहाँ पे, मैं किसके कहूँगा मैं? हाथरस से सहयोगी शुभम गुप्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शुभम, परिवार का जो आक्रोश है वो लाजमी है, जाहिर तौर पर परिवार का जो रिएक्शन आ रहा है वो होना भी चाहिए। तमाम सांसद विधायक पहुंच रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं, परिवार की तरफ से क्या मांग रखी गई है और सांसदों ने क्या कहा उनसे? जी बिल्कुल, आपको बता दो, हाथरस में जब ये मामला हुआ तो इसके बाद जो सांसद वहां पहुंचे हैं पीड़ित के परिवार के घर, तो उनका आक्रोश साफ दिखाई देने को दिया और गो बैक के नारे भी लगे, क्योंकि जो परिजनों की मांग थी कि पुलिस शासन की लापरवाही देखने को मिली थी कि उन्होंने परिवारजनों को बिना दिखाए सबका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। सबसे बड़ी पीड़ित परिवार की यही आक्रोश था कि आखिर प्रशासन ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद जब सांसद और जो प्रभारी मंत्री जिले के वो पहुंचते हैं, तो उसके बाद जो परिवार के लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनके परिजन हैं, सबों ने गो सांसद गो के नारे लगा दिए और उनका। चलिए, शुक्रिया शुभम अपडेट के लिए। ये प्रभारी मंत्री हैं, बाइट कर लेना जब सब। तो हाथरस गैंगरेप केस में आज तक क्या क्या हुआ है ये भी हम आपको बता देते हैं। देर रात पुलिस शव लेकर हाथरस पहुंची, परिजन दिन में अंतिम संस्कार करना चाहते थे, पुलिस ने जबरन कर दिया रात को ही अंतिम संस्कार। गैंगरेप पीड़िता के परिजन करते रहे विरोध, लेकिन पुलिस ने एक बात नहीं सुनी। तो हाथरस गैंगरेप केस में आज क्या क्या हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। देर रात पुलिस शव लेकर हाथरस पहुंची थी और हाथों हाथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार वाले लगातार विरोध करते रहे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देर रात परिजनों का जोरदार हंगामा, पीड़िता को अंतिम संस्कार पीड़िता का कर दिया गया। आप देख सकते हैं पुलिस ने पूरी अपनी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ में अंतिम संस्कार किया कि परिजन ज्यादा हंगामा ना काटने पाए। लेकिन आप देखिए, परिजनों से भिड़ते हुए पुलिस की टीम भी यहां पर आपको दिखाई दे रही है। तो ये निर्दयता यहां पर दिखाई गई है, संवेदनहीनता यहां पर दिखाई गई है। परिवार चाहता था कि पीड़िता को न्याय मिले, उसके बाद वो उसका अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन परिवार की यहां पर एक नहीं सुनी गई। लखनऊ से ही जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद को लेकर निर्देश जारी किया है। प्रदेश में 1 अक्टूबर 2020 से मूल्य समर्थन योजना के तहत में प्रारंभ हो रही है धान की खरीद। ये सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार धान क्रय केंद्र स्थापित करें, किसानोनों को एमएसपी के अनुसार उसकी उपज की खरीद की व्यवस्था की जाए। साल 2020-21 के लिए धान कॉमन का समर्थन मूल्य 1868 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 1888 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित। प्रदेश में कुल 4000 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान क्रय 55 लाख और
मिनी टन सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा प्रदेश में आवक के दृष्टिगत अधिक क्रय किया जाएगा। एसके बाजपेयी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। इसकी क्या कुछ जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ के ऐलान को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया हूं पूरा। इसकी सीएम योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद को लेकर जो निर्देश दिया है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने, चूंकि कल से पूरे उत्तर प्रदेश भर में धान खरीद शुरू होने जा रही है, जिसमें 4000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में क्रय केंद्र बनाए गए हैं। जी, आदित्यनाथ ने को निर्देश जारी किए हैं कि धान खरीद को लेकर जो भी तैयारी है, चाहे उसके स्टोरेज को लेकर हो या फिर भुगतान को लेकर हो, तैयारियां पूरी कर ली जाएं। इसको लेकर कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया था और अफसरों के साथ बैठक की थी। बैठक करने के बाद उन्होंने दिशा निर्देश किए थे। तो साफ तौर पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्तर प्रदेश सरकार ने तय। चलिए, संपर्क टूट गया है, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो प्रदेश में आवक के दृष्टिगत अधिक क्रय किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का साफ निर्देश दे दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद को लेकर निर्देश जारी किया है। तो ये सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को कोई सुविधा ना हो, असुविधा किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार धान क्रय केंद्र स्थापित किया जाए। एसके जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एसके, अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 और 21 में 55 लाख मीट्रिक टन किसान से धान खरीद का लक्ष्य रखा है, जिसमें धान के लिए एमएसपी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी कर दी है, जिसमें जो कॉमन धान होगा उसका 1868 रुपए प्रति कुंतल और साथ ही साथ जो ए ग्रेड का जो धान है उसका 1888 रुपए प्रति कुंतल उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित कर दिया है। इसी के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को धान खरीद करने के निर्देश दिए हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद हुई, उसी तरीके से एमएसपी के आधार पर ही सभी क्रय केंद्रों पर धान खरीद को लेकर कल। चलिए, बिल्कुल एसके, आप बने रहिए हमारे साथ में, फिर से रुक करेंगे आपका। खबर लखनऊ से है, जहां 7 जिलों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। 9 अक्टूबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। पर्चा दाखिल करने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर होगी। 17 अक्टूबर को नामांकन पर्चे की जांच होगी। 19 अक्टूबर तक वापस लिए जा सकते हैं पर्चे। 3 नवंबर को 7 सीटों पर मतदान होगा। 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे नतीजे। एसके बाजपेयी बने हमारे साथ लगातार। इसकी क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? बिल्कुल, यूपी चुनाव आयोग की तरफ से जो आदर्श आचार संहिता है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में घोषित कर दी गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 8 जिलों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, जिसमें एक रामपुर की सीट को छोड़कर बाकी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में चुनाव होने जा रहा है। जिसमें अगर हम देखें तो फिरोजाबाद है, बुलंदशहर, अमरोहा और साथ ही साथ कानपुर, उन्नाव और जौनपुर, देवरिया की एक सीट है जिस पर चुनाव होने जा रहा है। तो 3 तारीख को जहां मतदान होगा 3 नवंबर को, और 10 तारीख को नतीजे आएंगे। तो उसको लेकर उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने ये निर्देश जारी किए हैं कि जो आदर्श आचार संहिता इन जिलों में लागू होगी, जो भी नियम है और वो चुनाव आयोग के तहत लागू होंगे। इन जिलों में कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग बिना आयोग के निर्देश के नहीं होगी। ये बहुत सारी चीजें, और साथ ही साथ धारा 144 कोई भी ऐसी घोषणा या चीजें नहीं होंगी जो आदर्श आचार संहिता के विपरीत जाती हो। तो ये दिशा निर्देश संबंधित जिलों को निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। तो हम कहें कि जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है उसको लेकर अब पूरी तरीके से तैयारी है, और जो भी आयोग की तैयारियां थी वो पहले ही पूरी हो गई थी, क्योंकि जो मतदाता पुनरीक्षण और बाकी चीजें हैं वो इन जिलों में हो चुकी है। अब यहाँ पे नामांकन और नामांकन के बाद में आगे की। चलिए, इसके बने रहिए, फिर से रुक करेंगे आपका। तो लखनऊ से एक खबर है, उन्नाव कुलदीप सिंह सेंगर रेपकांड का पूरा मामला आईएएस अदिति सिंह पर कार्रवाई की सिफारिश खारिज की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिफारिश को खारिज कर दिया है। शासन को अदिति की किसी प्रकार की कोई गलती नहीं लगती। आईएएस अदिति सिंह को क्लीन चिट मिल चुकी है। सीबीआई की आईएएस पर कार्रवाई की सिफारिश को खारिज कर दिया गया है सरकार की तरफ से। इसके बने हमारे साथ में। इसके इस पूरे मामले में क्या दावपेच है? बिल्कुल, जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर के मामले को लेकर सीबीआई ने पूरे मामले की जांच की थी, और जांच के बाद अपनी जो सिफारिश की थी उसमें आईएएस अदिति सिंह और साथ ही साथ में तत्कालीन 2 आईपीएस अफसरों पर भी उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने ये माना था कि इन अधिकारियों की वजह से कहीं न कहीं मामले में डिले हुआ और सबूतों से छेड़खानी की गई, और जो कार्रवाई समय रहते की जानी चाहिए थी शायद वो कार्रवाई इन अफसरों के रहते नहीं की गई। जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने आईएएस अदिति सिंह की कार्रवाई की जो सिफारिश सीबीआई की तरफ से की
गई थी उसको फिलहाल खारिज कर दिया है, क्योंकि शासन की तरफ से ऐसा कहना है कि जो सिफारिश सीबीआई ने की है उस तहत IAS अदिति सिंह ने कोई भी ऐसा आचरण नहीं किया था और उनका जो आचरण था वो न्याय संगत और कानून के सम्मत था, इसलिए उनके खिलाफ कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं बनती है। तो हम कहें जहां 3 अफसरों पर उन्नाव के जो कुलदीप सिंह सेंगर मामले में कहीं न कहीं जिनका नाम आया था कि उन्होंने लापरवाही की और समय रहते कार्रवाई नहीं की, उसमें अदिति सिंह को यूपी सरकार की तरफ से फिलहाल क्लीन चिट मिल गई है, उनके ऊपर। चलिए, इसकी अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। कबनौड़ा से महिला अपराध पर हुए सख्त, कमिश्नर आलोक सिंह। महिला अपराध में संलिप्त 4 आरोपियों को जिला बदर किया गया। चारों आरोपियों को 6 महीने के लिए किया गया जिला बदर। मनीष, वीरेंद्र, शाहरुख और शोएब नाम के अपराधी जिला बदर किए गए। महिला अपराध से जुड़े कई अपराधियों को जिला बदर किया जाएगा। तो महिला अपराध से जुड़े हुए कई अपराधियों को जिला बदर किया जाएगा। ये अपडेट आपको दे दें, नोएडा से खबर है। महिला अपराध पर कमिश्नर आलोक सिंह पूरी तरीके से अपनी सख्ती दिखा रहे हैं। महिला अपराध में संलिप्त 4 आरोपियों को जिला बदर करने का फैसला किया गया। चारों आरोपियों को 6 महीने के लिए जिला बदर किया जाएगा। तो महिला अपराध में संलिप्त 4 आरोपियों को जिला बदर किया जाएगा। चारों आरोपियों को 6 महीने के लिए जिला बदर किया जाएगा। लगातार आपको बता रहे हैं, मनीष, वीरेंद्र, शाहरुख और शोएब नाम के अपराधी जिला बदर।